गणित के एक्शन 5 वीडियो लेक्चर्स में आज हम वापस वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी कहते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले भाग में देखा था कि कैसे हम किसी संख्या का बिना गुणा किए उसका वर्ग निकाल सकते हैं। छोटी संख्या अगर होगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बड़ी संख्या हो तो उसका गुणा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। इस वजह से हमने ये देखा कि किस तरह से हम बिना गुणा किए किसी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। साथ ही हमने वर्गमूल के बारे में भी जाना कि वर्गमूल क्या होता है और इसे कैसे निकालते हैं। साथ ही इसके उपयोग के बारे में भी जाना कि वर्गमूल का उपयोग, वर्गमूल का यूज कहाँ पर करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि एक संख्या अगर हो तो उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, दो या दो से अधिक संख्या हो तो उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये भी हमने देखा। ये भी हमने जाना कि सम संख्या का जो वर्गमूल होता है हमेशा सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्गमूल भी हमेशा विषम संख्या होता है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग हो और उसके आगे शून्य लगा हो, तो अगर शून्यों की संख्या सम हो तो उसका वर्गमूल निकालना संभव है, लेकिन अगर शून्यों की संख्या विषम हो तो उसका वर्गमूल निकाला नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने इसके पिछले भाग में देखी थी। आज इस भाग में इसी से जुड़े हुए कुछ नए जानकारियां हासिल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम वापस से संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, लेकिन किसी और तरीके से, जिसे हम गुणनखंडन विधि भी कहते हैं। गुणनखंडन के द्वारा किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना। किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना आज हम सीखेंगे। तो गुणनखंडन, जिसमें हम लोग जनरली क्या लेते हैं, अभाज्य गुणनखंडन। आपने 6th या 7th में अभाज्य गुणनखंडन के बारे में पढ़ा होगा। अभाज्य गुणनखंडन, पहला शब्द क्या है, अभाज्य। अभाज्य क्या होता है, कैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं, तो वो संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से ना कटे, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि दो, दो क्या है, दो किसी और संख्या से कट सकता है, ये केवल एक से कट सकता है या फिर दो से खुद से कट सकता है। तीन की अगर बात करें तो ये एक से कट सकता है और तीन से कट सकता है और किसी संख्या से नहीं कट सकता। अगर हम चार की बात करें, ये एक से भी कट सकता है, दो से भी कट सकता है और चार से भी कट सकता है। तो ये एक और स्वयं के अलावा एक अन्य संख्या जो दो है उससे भी कट जा रहा है, मतलब कि चार क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। अगर पाँच की बात करें तो ये केवल एक से कट सकता है और पाँच से कट सकता है। इसका मतलब पाँच क्या है, भाज्य संख्या, मतलब अभाज्य संख्या है। इसे इंग्लिश में जो है हम लोग प्राइम नंबर भी कहते हैं। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर भी कहा जाता है। PRIME, प्राइम नंबर। ठीक है। गुणनखंडन, गुणनखंडन का मतलब होता है तोड़ना, मतलब किसी संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंडन का मतलब क्या हुआ कि कोई दी हुई संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे ले लिया हमने कितना, 256 ले लेते हैं, 256 ले लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। आप एलसीएम निकालते थे ना, तो एलसीएम में क्या होता था कि हम दो या दो से अधिक संख्याएं लेते थे और उसका एलसीएम निकालते थे। कभी किसी एक संख्या का एलसीएम निकाला है आपने? नहीं निकाला होगा। जो एक संख्या है उसका निकलता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, वो छोटी संख्या के बारे में सोचते हैं जिससे ये 256 कट सकता है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम एक से स्टार्ट करेंगे। तो एक से तो सब संख्या कट सकता है, इसलिए हम एक से नहीं बल्कि दो से स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैंने एक का नाम इसीलिए लिया था क्योंकि ये मैं बता सकूँ कि एक से तो सभी संख्या कट सकता है, इसलिए आप वो गलती ना करें, एक से स्टार्ट ना करें बल्कि दो से स्टार्ट कीजिए। तो दो से क्या ये कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। क्यों, क्योंकि
256 जो है एक सम संख्या है और सम संख्या 2 से विभाजित होती है पूरी तरह से। 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 से 4 गया 1, 16 बचेगा, 2 अठी 16। फिर 2 से देखिए तो कट जाएगा, ये सम संख्या है तो 2 से वापस कट सकता है ये, 2 छक 12, 2 चौको 8, क्योंकि ये एक सम संख्या है 64, वापस 2 से कट सकता है, 32 दूनी 64, 32 भी एक सम संख्या है, 16 दूनी 32। देखिए 16 भी एक सम संख्या है तो क्या हो जाएगा, 2 अठी 16, फिर 2 चौको 8, फिर 4 भी 2 से कट सकता है, 2 दूनी 4, फिर 2 भी क्या हो सकता है, 2 से कट सकता है, कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1। ठीक है, 2 2 से कट गया, 1 बचा नीचे। तो इसका 256 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड लिखे तो क्या हो जाएगा, 256 का अभाज्य गुणनखंड लिखे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, कितना बार 2 है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 6 2 8, 8 बार लिख दिया मैंने। हमें क्या निकालना था, इसका वर्गमूल निकालना था, मतलब कि स्क्वायर रूट। तो रूट का हमने साइन बना दिया यहाँ पे। अब क्या करना होता है, हमने पिछले भाग में देखा था कि जब रूट निकालना होता है क्या करते हैं कि जो दो समान संख्या है उसका जोड़ा बनाना शुरू करते हैं। जोड़ा बनाइए, दो समान संख्या है, दो क्या है, ये भी दो है, ये भी दो है, इसका एक जोड़ा ये बन गया, इसका एक जोड़ा ये बन गया, इसका एक जोड़ा ये बन गया और इसका एक जोड़ा ये बन गया। तो जिस संख्या का जोड़ा बना है उसमें से क्या करिए, एक संख्या बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकालिए। तो क्या हो जाएगा, 2 को 2 में से 1 को 2 बाहर निकाल दिए, 2 को 2 में से 1 को 2 बाहर निकाल दिए, 2 को 2 में से 1 को 2 बाहर निकाल दिए और 2 को 2 में से 1 को 2 फिर से बाहर निकाल दिए। अब क्या करेंगे, चारों को गुणनफल निकाल लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो आप 16, ये 256 का पहले से आप वर्गमूल जानते हैं कितना होता है, 16, क्योंकि 16 का वर्ग ही क्या होता है, 256। तो इस तरह से जो है हम किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये तो था एक एग्जाम्पल जो कि छोटा सा संख्या था। अगर हम बड़ा संख्या का बात करें, जैसे कि 15,625 ले लिया हमने, मान लीजिए, ठीक है। तो पहले इसका क्या करेंगे, पहले 15,625 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, इसका वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट कीजिए, 2 से क्या ये संख्या कट सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं है, क्योंकि ये सम संख्या भी नहीं है। सम संख्या कब होगा, जब जो इकाई स्थान पर अगर 2 4 6 8 या 0 होता इकाई स्थान पर तो कहते हैं कि ये सम संख्या होती, जो कि नहीं है, मतलब कि ये सम संख्या नहीं, तो 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 से देखते हैं, 3 से विभाजित होगा, तो रफ में आप काम करके देख लीजिए कि 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो रफ में आप ये कर सकते हैं, 15,625 है, 3 पचे 15, 6 3 दूना 6, 25, 3 या 24, नहीं कटता है, मतलब कि ये भी क्या होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अब क्या बचा, 4, 4 से करके देखिए, तो 4 से भी ये क्या होगा, नहीं कटेगा, क्योंकि देख लेते हैं, 4 तिहाई 12, 3 36, 4 नमा 36 गया, बचा 25, 2 उतारे, नहीं कटा तो 0 बैठाएंगे और 4 छक 24, ये नहीं कटा, मतलब 4 से भी नहीं कटा। 5 से सोच के देखिए, 5 से कटेगा क्या, 5 से कटेगा, क्यों, क्योंकि वो संख्या जिसके अंत में या जिसके इकाई स्थान पर 5 हो या 0 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो 5 से काटते हैं, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1, 12, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया 2, 5, 25 हो जाएगा, 5 25 25। वापस से देखिए, 5 से काट के देखिए,
पाँच 36, एक 12, पाँच दूनी 10, दो बचेगा 25 हो जाएगा, पाँच पचे 25, पाँच से काट के देखिए, पाँच एकम पाँच, छः से पाँच के एक 12, पाँच दूनी 10, दो बचा 25 हो जाएगा, पाँच पचे 25, वापस से पाँच से काट के देखिए, पाँच दूनी 10, दो बचेगा 25, पाँच पचे 25, वापस से पाँच से काट के देखिए कितना हो जाएगा ये, पाँच पचे 25। अगर आप अगर आगे पाँच से नहीं काटें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यह 15,625 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड देखिए तो पाँच क्या है, पाँच एक अभाज्य संख्या है, और पाँच अब इन अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम 15,625 को लिख रहे हैं। 15,625 क्या है, एक भाज्य संख्या है। ये जो है ये एक क्या है, भाज्य संख्या। लेकिन इस भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इस भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, पाँच गुना पाँच गुना पाँच गुना पाँच गुना कितना, पाँच है, तीन और तीन छः, पाँच है, पाँच गुना पाँच। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो पाँच को जोड़ा बना लीजिए तो क्या हो जाएगा, पाँच का स्क्वायर, पाँच का स्क्वायर, पाँच का स्क्वायर, ये हो गया। हमको निकालना है 15,625। ठीक है, 15,625 निकालना है तो क्या हो जाएगा, पाँच का स्क्वायर लिखेंगे इसको, पाँच का स्क्वायर, पाँच का स्क्वायर। अब पाँच का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, पाँच दो बार गुना हुआ है, तो दो पाँच में से एक पाँच बाहर निकाल लेंगे, दो पाँच में से एक पाँच बाहर निकाल लेंगे, और दो पाँच में से एक पाँच बाहर निकाल लेंगे, तो कितना बनेगा, पाँच पचे 25 और 25 पचे 125। इस तरह से हमें इतनी बड़ी संख्या का, जिसका हम वर्गमूल नहीं जानते थे, उसको अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम आराम से निकाल लिए। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि है जिसके माध्यम से हम किसी भी बड़ी संख्या का, किसी भी बड़ी भाज्य संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ये तो था कि हमारे पास संख्याओं का जोड़ा बन गया, जिसकी वजह से ये निकल गया। मान लीजिए संख्याओं का जोड़ा नहीं बनेगा तो क्या करेंगे, जैसे कि चार चार दो चार है, अब इसका देख लेते हैं ये बनता है कि नहीं, दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो एकम दो, दो दूनी चार, फिर दो से कट सकता है ये, दो एकम दो, दो एकम दो, एक बचेगा तो यहाँ जीरो, दो छक 12। अब ये सारा रफ में आप भाग करके देख सकते हैं कि कैसे आ रहा है ये, दो पचे 10, दो पचे 10, दो तिहाई 6, तीन से कटेगा, तीन से ये नहीं कटेगा। आप रफ में इसको भाग करके देख सकते हैं, चार से कटेगा, चार से भी नहीं कटेगा, पाँच से कटेगा, पाँच से भी नहीं कटेगा, छः से, छः से भी नहीं कटेगा। अगर दो से और तीन से अगर कट रहा है वो संख्या, अगर ये संख्या दो तीन से कट रहा है तो ये छः से भी कटेगा, चूंकि ये ना दो से कट रहा है ना तीन से कट रहा है, इसलिए छः से भी नहीं कटेगा। सात से देखिए, सात सत्ते 49, छः 63, हाँ सात से कट रहा है ये, तो सात सत्ते 49 हो जाएगा, 49, 49 और छः कितना होता है, 55 होता है, तो 55 में 49 जाएगा, कितना बचेगा, छः, छः और तीन 63, सतनमा 63, 79। अब जो 79 जो है, क्या भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, 79, 79 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये क्या था, भाज्य संख्या था। जब तक भाज्य संख्या बच रहा है उसको अभाज्य में बदलने की कोशिश कीजिए। तो हमने क्या किया, इसको अभाज्य संख्या में बदल दिया। अब 4,424 का अभाज्य गुणनखंड लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, दो गुना दो गुना दो गुना 7 गुना 79। ठीक है, तो अगर हमको निकालना है 4,424 का वर्गमूल, तो क्या पूर्ण वर्गमूल निकलेगा इसका, देख लेते हैं, दो गुना दो गुना दो गुना 7 गुना 79। तो देखिए ये दो एक ऐसा है, इसका एक जोड़ा बन गया, इस दो का ये जो दो बच रहा है एक्स्ट्रा, इसका कोई जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा है। इस सात का कोई जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा है, दूसरा सात तो है नहीं यहाँ पे। ये 79, 79, 79 का कोई जोड़ा है यहाँ पे, नहीं है, मतलब कि इस दो में से केवल एक दो बाहर निकल जाएगा, बाकी जो संख्याएं हैं गुणनफल में वो अंदर ही रह जाएगी।
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो 4424 है उसका पूर्ण वर्ग हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। मतलब कि 4424 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अगर इसका जोड़ा बन जाता तो इसको बाहर निकाल लेते, तो क्या होता, ये पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता। लेकिन नहीं निकल रहा है ना, इसमें इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो बाहर नहीं निकल पाया, तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लीजिए अभी तक हम देख रहे थे कि हम किसी संख्या का कैसे वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे किसी परिमेय संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकाल सकते हैं। परिमेय संख्या का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है, जो p बटा q के रूप में हो, जहाँ p और q क्या है, मतलब धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक ऋणात्मक ना लिख करके हम केवल पूर्णांक संख्या लिख देते हैं, पूर्णांक संख्या हो, और q क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 अगर हो गया तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो p बटा q का अगर हमको वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है p बटा q का, तो कैसे निकालेंगे। तो क्या करते हैं, जिस तरह से हमने देखा था कि अगर p और q कोई ऐसी संख्या है जो गुणनफल में है अलग अलग, तो हम क्या कर देते हैं, इसको अलग अलग कर देते थे। p का अलग वर्गमूल और q का अलग वर्गमूल, अब बीच में गुना का साइन। उसी तरह से भाग में भी वही करेंगे, p का अलग वर्गमूल और q का अलग वर्गमूल, अब बीच में बटा का साइन तो है ही। तो इस तरह से हम किसी भी परिमेय संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। देख लेते हैं एक एग्जाम्पल जिससे और भी क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए 4/9 हमारे पास कोई परिमेय संख्या है, इसका हमें निकालना है वर्गमूल। तो 4/9 का वर्गमूल निकालना है, तो p का अलग वर्गमूल मतलब 4 का अलग वर्गमूल, और q का अलग वर्गमूल मतलब कि 9 का अलग वर्गमूल, बीच में बटा है। तो क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 किस संख्या का वर्ग है, 2 का वर्ग होता है ना 4। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, या 2 स्क्वायर भी नहीं लिखना चाहें तो 2 गुना 2 लिख दीजिए। और 9 को क्या लिखेंगे, 9 किसका संख्या किस संख्या का वर्ग होता है, 3 का। तो 9 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 3। 2 को 2 में से 1 को 2 क्या हो जाएगा, बाहर। और 2 को 3 में से 1 3 क्या हो जाएगा, बाहर। इस तरह से 4/9 जो परिमेय संख्या है उसका वर्गमूल कितना आ गया, 2/3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी परिमेय संख्या का वर्गमूल जो है आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अभी तक हमने क्या देखा कि संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, परिमेय संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि अगर संख्या दशमलव रूप में दिया हुआ है, जैसे कि एग्जाम्पल देख रहे हैं, दशमलव रूप में अगर कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 0.9 दिया हुआ है, या पॉइंट जी ऐसे ले सकते हैं, 16 दिया हुआ है, 0.09 दिया हुआ है। तो इस तरह से क्या, ये दशमलव की संख्या है। और देख सकते हैं 1 पॉइंट नहीं, 1 पॉइंट नहीं, 2.56 दिया हुआ है। तो ये जो दशमलव की जो संख्याएं हैं उसका वर्गमूल कैसे निकलेगा। तो पहला हम देख लेते हैं 0.9 का। तो क्या करेंगे कि इसको परिमेय संख्या के रूप में बदल देंगे, और दशमलव वाली संख्या को परिमेय संख्या में कैसे बदलते हैं ये हमने पहले देख चुका है। ये हमने पहले देख रखा है कि ये दशमलव वाली संख्या को परिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे। तो क्या होगा, हम इसका क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे। 0.9 है तो दशमलव जब हटाते हैं तो उसके बदले नीचे 1 आ जाता है, और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना जीरो हम लिखते हैं। इसका क्या निकालना है हमको, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे, 9 का स्क्वायर रूट ये क्या है हमारा, 0 9 का मतलब क्या है, 9 है। तो 9 किस संख्या का वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है। 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 गुना 3, इसका अलग वर्गमूल निकलेगा। और q जो है, जो नीचे वाला हर है, जो
जिसको हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं, उसका क्या 10। 10 किस संख्या का वर्ग होता है? किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है 10। ठीक है, तो क्या रहेगा वो √10 के फॉर्म में ही रहेगा, √10 के रूप में ही रहेगा। दो तीन में से एक तीन क्या कर लेंगे बाहर, और √10, √10 10 का 10 रहेगा, क्योंकि इसके ये जो है पूर्ण वर्ग क्या है, नहीं है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो रूट अंडर 0.9 है, उसका जो वर्गमूल निकला है वो 3/√10 है, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। ये जो हमारा अंश है वो तो पूर्ण वर्ग है, लेकिन जो हर है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, जिस वजह से ये पूरा का पूरा संख्या, ये पूरा का पूरा दशमलव संख्या 0.9 जो है दशमलव संख्या, इसका वर्गमूल जो है नहीं निकाला जा सकता पूरी तरह से। इसका मतलब है कि 0.9 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। 0.16 की अगर बात करें, तो 0.16 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.16 है, 0.16 को कैसे लिख सकते हैं? पॉइंट 0.16 को अगर हम परिमेय संख्या में बदलें तो ये हो सकता है। देखिए तो 0.16 का अगर हम दशमलव हटाएं तो दशमलव के बदले एक, और दशमलव के बाद दो संख्या है तो दो जीरो आ गया। इसका क्या निकालना है हमको? स्क्वायर रूट, वर्गमूल। तो इसको अलग अलग लिखेंगे, 16 का अलग वर्गमूल और 100 का अलग वर्गमूल। 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 16 को हम 4 × 4 लिखते हैं, और 100 को 10 × 10 लिखते हैं। दो चार में से 4 का जोड़ा बन गया यहाँ पे, यहाँ 10 का जोड़ा बन गया, तो दो चार में से एक 4 बाहर, दो 10 में से एक 10 बाहर। ठीक है, 4/10 को अगर दशमलव में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.4। ठीक है, इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो √अंडर 0.16 है उसका वैल्यू कितना है? 0.4। तो मतलब कि 0.16 का वर्गमूल कितना है? 0.4। और इसका वर्गमूल जो है निकाला जा सकता है, मतलब कि 0.16 क्या है? पूर्ण वर्ग है। अगर 0.09 की बात करें तो 0.09 दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाता है, और इसका वर्गमूल निकालना है तो क्या हो जाएगा? 9 का अलग वर्गमूल, 100 का अलग वर्गमूल। 9 का वर्गमूल कितना? 3। 100 का वर्गमूल कितना? 10। इसको दशमलव में बदलेंगे तो 0.3, मतलब कि 0.09 का जो वर्गमूल है वो कितना है? 0.3। मतलब कि 0.09 का पूरी तरह से वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग होगा। 2.56 की अगर बात करें तो 2.56 को कैसे लिख सकते हैं? 2.56 दशमलव हटाइए 100, इसका हमको क्या निकालना है? वर्गमूल। ये वर्गमूल निकालना हमने, तो 256 का अलग वर्गमूल और 100 का अलग वर्गमूल। 256 का वर्गमूल कितना होगा? 16, क्योंकि 256 जो होता है वो 16 का वर्ग होता है, और 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 10। ओके, नहीं तो इस तरह से 2.56 का जो वर्गमूल हो गया वो 16/10 हो गया। इसे और यहाँ से दिखा देते हैं। 16/10 को कैसे लिखते हैं दशमलव में? 1.6। तो ये 1.6 क्या हुआ? 2.56 का वर्गमूल हुआ। इस तरह से इसका पूरी तरह से वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, मतलब कि जो 2.56 है वो भी क्या है? पूर्ण वर्ग है। इसका पूरा तरह से वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो आइए आज हम जान लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा है। आज हमने जाना कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, और इसके द्वारा मतलब अभाज्य गुणनखंड का यूज करके किसी संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आज सीखी। इसके अलावा हमने अभी तक निकाला था कि किसी संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने सीखा था कि हम किसी परिमेय संख्या का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। परिमेय संख्या का वर्गमूल, इस भाग में हमने परिमेय संख्या का वर्गमूल निकालना भी सीखा, और ये भी जाना साथ ही साथ
कि कोई भी संख्या का जो वर्गमूल होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन अंकगणित में जनरली हम ऋणात्मक वैल्यू को, ऋणात्मक मान को लेकर नहीं चलते हैं, तो इसलिए हम धनात्मक मान ही हमेशा कंसीडर करते हैं या फिर लेकर चलते हैं। ठीक है। उसके अलावा हमने जो दशमलव संख्याएं होती हैं उसके वर्गमूल के बारे में भी देखा कि हम दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर किसी दशमलव संख्या का वर्गमूल पूरी तरह से निकलता है तो हम कहते हैं कि वो दशमलव संख्या पूर्ण वर्ग है। अगर नहीं निकलता है तो कहते हैं दशमलव संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। दशमलव संख्या को निकालने के लिए क्या करते हैं, दशमलव हटाते हैं और उसको एक परिमेय संख्या के रूप में बदलते हैं, और उसके बाद फिर परिमेय संख्या का जैसे वर्गमूल निकालते हैं वो नियम लागू करते हैं और इस तरह से हम उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक्शन पाई के अगले सेशन में कुछ नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।